हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग, नमस्कार। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय हिंद। देखो भाई, आप लोगों को मैं एक बहुत अच्छी खबर देने वाला हूं जो आपके लिए तो बहुत फायदेमंद है, हमारे लिए तो भी थोड़ी बहुत फायदेमंद है ही है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए ज्यादा है। तुम्हारा काफी लोड जो है वो कम हो गया है नीट को लेकर, बोर्ड को लेकर, तो इसीलिए आप ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा चैप्टर का देखो, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो है वो सिलेबस से कट गया है। तो लास्ट वाला जो चैप्टर है वो यही है, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि मेरा आगे का सफर कैसा रहने वाला है आपके साथ, ठीक है। कैसे रहने वाला है आप लोगों के साथ मेरा एक सफर, ठीक है। अभी मुझे पता नहीं कि मैं वादा कर रहा हूं कि नहीं, लेकिन मैं करूंगा जरूर, ठीक है। सफर यह है कि बायोमोलिक्यूल्स में आज कोशिश करेंगे जितना हो पाए, और एक क्लास मैंने और मांग ली है कि मुझे एक क्लास और दे दो, ठीक है, ताकि मुझे भगाना ना पड़े, क्योंकि भगाते हुए मैं कुछ आगे बढ़ूंगा, आपको समझ ना आए तो मजा कहाँ आएगा तुम्हें भी, है ना। तो मैंने एक क्लास और मांग ली है मैनेजमेंट से, तो एक क्लास और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, मंडे में वो क्लास होगी। और दूसरी चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा वो ये है, मैं परमानेंट नहीं जाऊंगा, मतलब मैं चला जाऊंगा। आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगी, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर पूरा फोकस करना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। अब जब अगला पार्ट आएगा, रिवीजन वाला पार्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई थी कि उनको फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम में दिक्कत है, आयनिक इक्विलिब्रियम में दिक्कत है, थर्मोडायनेमिक्स में दिक्कत है, और भाई गैस स्टेट में दिक्कत है। अगर वो वाले टॉपिक हम अभी से स्टार्ट कर देना तो आप लोग खो जाओगे, मतलब आप लोग इतना कंफ्यूज हो जाओगे कि 12th वाला पहले करें, 11th वाला पहले करें, या जो 12th में करा है वो रिवाइज कर लें या ना कर लें। इस तरीके के बहुत सारे माइंड में आएंगे आपके, और वहाँ कंफ्यूज होने के चक्कर में आपके थोड़े बोर्ड्स में या फिर कहीं नीट में ऊपर नीचे हो सकता है। तो जो हमारा प्लानर बना हुआ है वो प्लानर ऐसा है कि जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म होगी, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म होगी, और उसके बाद आपका रिवीजन होगा। रिवीजन में आपकी पूरी 11वीं चाहे उसमें कोई भी चैप्टर हो, हर एक 11वीं का टॉपिक जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या जो नीट में अब है, क्योंकि काफी कट चुके हैं, उनका रिवीजन दोबारा से होगा। और रिवीजन करवाने के बाद आपके टेस्ट भी इसी तरीके से होंगे, और ये चीजें जो है ऐसे ही चलती रहेंगी, ठीक है। तो घबराने की जरूरत है नहीं, चिल मारिए, मजे लेते रहिए। अब आप लोगों को मैं एक और बात बताना चाहूँ भाई, एक मैंने जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था तो मैंने, आप लोगों से भी पता होगा, मैंने बताया था एक चीज कि भाई जो कार्बोहाइड्रेट है ह्यूमन बॉडी के अंदर या एनिमल बॉडी के अंदर किस फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। वैसे तो प्रोटीन चल रहा था, लेकिन एक लाइन थी, जो लाइन हमारे पास क्या हो गई थी बेटा, मिस हो गई थी, मैंने शायद लिखवाई नहीं होगी, तो इसको आप लोगों को बताना है। और वो लाइन ये है बेटा, ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी इन द फॉर्म ऑफ, क्या कहते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में रहता है, कोई बता सकता है मुझे? जैसे आप बायोलॉजी के बच्चे हो, समझदार से लगते हो, है ना, देखने में समझदार लगते हो या दिमाग से भी समझदार हो, बताइए भाई। कह रहे हो सर हमें ना पता, हम तो बेवकूफ से हैं। ग्लाइकोजन बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा, तो यहां पर ध्यान रखना है, ग्लाइकोजन बिल्कुल सही बात है, ग्लाइकोजन इसका आंसर होगा, एकदम ठीक है। अब मेरी बात सुनना भाई, आज हम प्रोटीन्स के बारे में बात करेंगे, वो भी अल्फा अमीनो एसिड के बारे में, ठीक है, अल्फा अमीनो एसिड्स के बारे में। अल्फा अमीनो एसिड्स के बारे में हमें बात करनी है, और अल्फा अमीनो एसिड्स में क्या होगा बेटा, एक COOH ग्रुप होगा, उसका पहला कार्बन होगा CH, और यहां पर होगा बेटा जी NH2 ग्रुप, ये इसका अल्फा कार्बन है, और यहां पर कोई लगा होगा R। इन्हीं की बात करनी है अल्फा अमीनो में। अच्छा, हाँ, 12th का रिवीजन भी होगा बेटा, 12th का रिवीजन भी होगा, उम्मीद सीरीज भी आएगी, उससे पहले मैं भी कुछ और लेके आ सकता हूं। जैसे ही मैं थोड़ा सा भी फ्री होऊंगा ना,
मैंने आपको बोला था कि मैं भी बोलता नहीं हूं, बस एक साथ लगातार मैं हर दिन क्या करूंगा, आपको चैप्टर वाइज 10-15 क्वेश्चन दिया करूंगा। जैसे आपकी डीपीपी है, ठीक है, वैसे ही आपको एक क्वेश्चन की सीरीज चलेगी, प्रैक्टिस शीट दिया करूंगा जिसमें 40-40 क्वेश्चन हो जाएंगे, 45-45 क्वेश्चन हो जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये है अल्फा एमिनो एसिड, और ये वाला कार्बन हमारे पास कौन सा होता है बेटा, अल्फा कार्बन। आर चेंज होता रहता है और एमिनो एसिड का नाम या उसका स्ट्रक्चर भी चेंज होता रहता है, ठीक है। अल्फा एमिनो एसिड दो प्रकार के होते हैं, अल्फा एमिनो एसिड दो प्रकार के होते हैं बेटा। एक होते हैं हमारे पास एसेंशियल एमिनो एसिड, और दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। अब आप लोगों का ये आप लोगों ने 11वीं में बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा हुआ है और बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। आपको पता होगा एसेंशियल एमिनो एसिड का मतलब होता है वो अमीनो एसिड जिनकी आवश्यकता हमें बिल्कुल जरूरी है। क्यों? क्योंकि भाई हमारी बॉडी इनको प्रोड्यूस नहीं करती, हमारी बॉडी इनको बनाती नहीं है। दूसरी तरफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की बात का मतलब होता है कि आपको बाहर से इन अमीनो एसिड को लेने की आवश्यकता नहीं है, आपकी बॉडी ही इनको बना देती है, ठीक है। बोर्ड में भी बेटा सेम ऐसे ही हुआ है, बोर्ड में भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हम करेंगे भाई, एक थोड़ा शॉर्ट में लिखवाऊंगा, बहुत बड़े बड़े हेडिंग नहीं लिखवा रहा हूं मैं। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब होता है कि ये हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं, कहां पर, प्रोड्यूस इन आवर बॉडी, ये बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। और भाई ये क्या होते हैं भाई, ऑब्टेन फ्रॉम न्यूट्रिशन, ऑब्टेन फ्रॉम न्यूट्रिशन ऑफ डाइट, ये हमें डाइट से प्राप्त होते हैं, ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते। अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो फटाफट लिखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं बेटा, ठीक है। अब आप मुझे बताओ भाई, अब आगे बढ़ने पर ये अगर नोट कर लिया हो तो भाई नोट करिए, नोटेड लिख दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, देखो ये वाला पार्ट आप लोगों को याद करना है, ठीक है। चाहे तो याद करो या जैसे भी मर्जी, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। अरे एसेंशियल एमिनो एसिड, ठीक है, इनको याद रखना है भाई कि ये कौन कौन से हैं, और इनके पास दूसरा ऑप्शन है नहीं। अब मुझे बताओ, आप लोगों को याद है तो ठीक है, नहीं है तो भाई मुश्किल है, ठीक है, याद ही करने पड़ेंगे आपको ये। और क्या है जरा देखो भाई, आप लोगों ने ल्यूसीन का नाम सुना होगा, ल्यूसीन ये एसेंशियल में आएगा, आइसोल्यूसीन ये हमारे पास एसेंशियल में आएगा, हिस्टिडीन ये भी आपके पास एसेंशियल में आएगा, लाइसीन ये एसेंशियल में आएगा, आर्जिनाइन एसेंशियल में आएगा, और भाई मीथियोनाइन एसेंशियल में आएगा, फिनाइन एलानाइन ये हमारे पास एसेंशियल में आएगा, वेलाइन ये एसेंशियल में आएगा, थ्रियोनाइन ये एसेंशियल में आएगा, और भाई ट्रिप्टोफार्म अब आप मुझे बताइए, ये आप लोगों को याद है या भूल चुके हो, ठीक है, आप लोग याद है या भूल चुके हो इनको, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में भाई फटाफट बताइए, याद है या भूल चुके हो, एसेंशियल। और दूसरे हमारे पास क्या होंगे बेटा, नॉन एसेंशियल
एमिनो एसिड, ठीक है भाई, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स, इनकी कैटेगरी भूल गए। अच्छा, जो भी तरीका आप लोगों ने सीखा होगा कि याद कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है, आपको बेगा ये चाहे रटो चाहे बायोलॉजी का कुछ भी तरीका लगाओ, ठीक है, इनको पढ़ना है। पढ़ोगे कैसे कि इनका आप एक टेबल बना लेना और जहां पर आप पढ़ाई करते हो वहां पर चिपका लेना, और हर दिन जो है 3-3 याद करने हैं, बस आपको 3-3 और 3 और रट लेने हैं हर दिन, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है 4 ऑप्शन देकर कि इनमें से कौन सा एसेंशियल है और कौन सा, ठीक है, कौन सा आपके पास नॉन एसेंशियल है, क्योंकि ये मेरा खुद का भी पार्ट नहीं है, ठीक है, बायोलॉजी। अब देखो भाई आगे, अब देखो भाई आगे, आगे आप लोगों को इनके नाम लिखने हैं, जिसमें पहला नाम आएगा एनालीन, एलालाइन, ठीक है भाई, एलालाइन, ग्लाइसीन, ग्लाइसीन, प्रोलीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामाइन, ग्लूटामाइन, एस्पराजीन। फिर मैं बताऊंगा इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे समझ में नहीं है आपको। सीरीन, ठीक है, सीरीन, टाइरोसिन, सिस्टीन। नोट करिए भाई फटाफट इनको। अब देखो भाई आगे, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो फटाफट बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बायोमोलिक्यूल्स तो बेटा नीट में है। अच्छा, बायोमोलिक्यूल्स ही नीट में क्यों नहीं होगा ये बताओ ना, बायोमोलिक्यूल्स क्यों नहीं होगा नीट में? जब बायोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हो, डॉक्टर बनोगे, तो बायोमोलिक्यूल्स कैसे काट सकते हैं वो? अगर बोर्ड में है तो अपन कुछ ना कुछ करेंगे, रिकॉर्डेड देंगे फिर बेटा आपको, रिकॉर्डेड देंगे। अगर बोर्ड वाले बच्चों के साथ कोई ऐसा इशू है बिल्कुल देंगे, पुराना कोई लेक्चर होगा वो जरूर देंगे, मतलब टेंशन ना लिया करो, वो अपन ले लेंगे टेंशन। ठीक है बेटा, मैं समझ गया महाराष्ट्र में है। अब देखो भाई आगे की कहानी, आगे की कहानी देखो भाई। अब मैंने यहां पर यह आपको एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करी है, और अब देखो यहां पर साहब सुनो, आप लोगों ने नोट कर लिया। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, वो क्या पूछे जाते हैं मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि एनसीईआरटी में यार ये टेबल दे रखे हैं और इन टेबल को याद कैसे करें। याद तो देखो तुम्हें करना पड़ेगा, लेकिन अगर याद नहीं भी होते हैं ना, फिर भी लॉजिकली समझना कि क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं, आपको देखने को भी मिलेंगे, चाहे आप मॉड्यूल चेक कर लेना चाहे डीपीपी चेक कर लेना, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं ग्लाइसिन की बात करूं, यहां पर मैंने क्या लिखा बेटा, ग्लाइसिन। मुझे पता है अल्फा अमीनो एसिड क्या होता है, अल्फा अमीनो एसिड होता है RCH और भाई यहां पर लिखा होगा NH2। मेरे भाइयों मैं आपको क्लियर एक बात बता रहा हूं, अगर मुझे ग्लाइसिन पढ़ाना है, मान लो ग्लाइसिन के बारे में बात करनी है, तो ग्लाइसिन में जो R होता है वो होता है हाइड्रोजन, चाहे देख लो, ठीक है, R होता है ग्लाइकोजन। जैसे ही मैं हाइड्रोजन इसके स्थान पर रखूंगा तो ग्लाइसिन का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या बनेगा, CH2COOH और यहां पर बन जाएगा NH2, ठीक है। जितने भी और अदर जितने भी और हमारे पास एमिनो एसिड है ना, अल्फा एमिनो एसिड, उन सब में कायरल सेंटर है। क्या है? कायरल सेंटर है। अकेला ग्लाइसिन ही ऐसा है जिसमें कायरल सेंटर नहीं है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन पता है क्या बनता है कि वो एमिनो एसिड बताइए, मतलब इसको याद करने का तरीका समझना, कि वो अल्फा एमिनो एसिड बताइए जो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि मैं इसके एग्जांपल से क्वेश्चन लिख रहा हूं, दिमाग में छप जाना चाहिए कि हमें क्वेश्चनों से इनको याद रखना है। क्या आएगा बेटा? द एमिनो एसिड, द अल्फा एमिनो एसिड, द अल्फा एमिनो एसिड विच इज ऑप्टिकली
इनएक्टिव, तो यहां पर ए, बी, सी और डी ऐसे ऑप्शन दिए होंगे, आंसर होना चाहिए ग्लाइसीन। या फिर भाई दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ऐसा अकेला यही अल्फा एमिनो एसिड है जिसमें काइलल सेंटर नहीं होता, बाकी सभी में काइलल सेंटर होता है। तो हम कहेंगे भाई द अल्फा एमिनो एसिड, द अल्फा एमिनो एसिड, द अल्फा एमिनो एसिड विच हैज, ठीक, विच हैज नो काइरल सेंटर, जिसके पास कोई काइलल सेंटर नहीं है। तो आप जितने भी अल्फा एमिनो एसिड पढ़ लो, ये दोनों क्वेश्चन सिर्फ ग्लाइसीन ही फुलफिल्ड कर सकता है। तो हमारे पास आंसर क्या होगा बेटा इसका, हमारे पास आंसर क्या होगा, ग्लाइसीन। ठीक है, क्वेश्चन से हमें आंसर पे जाना है और अपने स्ट्रक्चर को समझना है और याद करना है। ये जो 20 एमिनो एसिड दे रखे, इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो भाई फटाफट हमारे पास ग्लाइसीन हो गया। अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो भाई लिखिए नोटेड, ताकि फिर मैं आगे बढ़ सकूं, ताकि फिर मैं आगे बढ़ सकूं। अगर ये नोट कर लिया हो तो भाई हाँ, नोट तो करना है, समझना तो पड़ेगा ना बेटा कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेंगे। अब देखो भाई आगे, टेबल तो बेटा लिखनी पड़ेगी ना, एनसीईआरटी वाली याद तो करनी पड़ेगी ये। और जिन पर ये स्टार लगा हुआ है एनसीईआरटी में, ये एसेंशियल अमीनो एसिड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, एसेंशियल अमीनो एसिड कैटेगरी में आते हैं। फटाफट नोट करिए बेटा इसको। टेबल चाहे तो उसमें एनसीईआरटी से बना लेना। अब देखो भाई आगे नेक्स्ट क्या है, यहां पर हमारे पास आइसोलूसिन, आर्जिनाइन, लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामीन, ठीक है, ये आएंगे। आप लोगों को जो जो मैं इंपॉर्टेंट बात बताता जाऊंगा ना, वो बातें आपको सीखनी है, वो क्वेश्चन पे फोकस करना है। इनमें जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकल इनएक्टिव वाला। ठीक है, ऑप्शन भले ही कुछ भी दे सकते हो। और इन चार ऑप्शनों में वेलाइन ल्यूसीन को लेकर वो कह सकता है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। ठीक है, और क्योंकि हमारे पास ये बहुत बेसिक है सेकंड वाला, ठीक है, ये बहुत बेसिक है, सेकंड वाला बड़ा बेसिक है। नाम क्या है इसका भाई, एलालाइन, जिसके लिए आर का मान, जिसके लिए आर का मान CH3 होता है। तो जो अल्फा एमिनो एसिड बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा भाई, CH3 CH NH2 COH। ठीक है, तो जो छोटे स्ट्रक्चर होंगे ना, उन स्ट्रक्चर को आप देखकर ये पहचान सकते हो कि उसका स्ट्रक्चर का नाम क्या है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये आ सकता है कि दिए गए 3-4 स्ट्रक्चर में से कौन सा एनालाइन है। ठीक है, बिल्कुल समझना आप। अब जरा देखो भाई, इसके ऊपर क्वेश्चन ये क्या बन सकता है बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है ये, among the following, among the following which is एलानाइन। पर आपको चार ऑप्शन ऐसे पहचानने पड़ सकते हैं। तो आप देखना कि जिसके लिए RCH3 है वो हमारे पास क्या होगा, एलानाइन होगा। क्वेश्चन 1 का आंसर बेटा ग्लाइसीन है, ग्लाइसीन, ये नाम लिखवाया ना ग्लाइसीन, क्वेश्चन 1 का आंसर भी ग्लाइसीन है। ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, ग्लाइसीन। ऑप्टिकल इनएक्टिव ग्लाइसीन है, ठीक है, अकायरल भी ग्लाइसीन है। ठीक है,
गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, डन। तीसरा देखो भाई, तीसरा क्या है, तीसरा क्या था हमारे पास, तीसरा था हमारे पास वेलाइन, ठीक है, वेलाइन। देखो भाई, ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया यार, ये जो वेलाइन है और ल्यूसीन है, इनके ऊपर क्वेश्चन बनेगा एसेंशियल नॉन एसेंशियल वाला, ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चन बनेगा एसेंशियल और नॉन एसेंशियल वाला। बाकी सब में एक एक कायरल सेंटर है, ये बात ध्यान रखना, कायरल सेंटर एक एक है, सब में एक एक ही होता है, जिसमें कुछ अलग होंगे वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। हाँ बेटा, नीट सिलेबस में अपडेट आया है, पॉलीमर आपके सिलेबस में नहीं है। अब देखो बेटा, आइसोल्यूसिन, ये थोड़ा ध्यान देना भाई, आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन पांचवा है। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, यहां पर लिख लो बराबर, ऐसे बराबर में बना लो यहां पे इनके, कि ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, जैसे इनके ऊपर क्वेश्चन क्या बनेगा दोनों के ऊपर, चाहे वो वेलाइन हो और चाहे वो ल्यूसीन हो, पूछेगा विच इज एसेंशियल एमिनो एसिड, समझ रहा है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां पर भी चार ऑप्शन दे रखे होंगे, तो चार ऑप्शन में जहां पर वेलाइन है या ल्यूसीन है वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो बेटा, नहीं स्ट्रक्चर सारे याद नहीं करने हैं, कुछ स्ट्रक्चरों के ऊपर मैं आपको मतलब डिटेल में बताऊंगा कि उनमें ऐसा क्यों है और उनके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। स्टार वाला एसेंशियल है, बिल्कुल सही बात, स्टार वाला एसेंशियल है। अब देखो बेटा आगे, आइसोल्यूसिन के ऊपर स्टार लगा है, देखो आइसोल्यूसिन कह लो या ल्यूसिन कह लो, है तो दोनों ही एसेंशियल, ये मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया है ना, सुनो मेरी बात, एसेंशियल नॉन एसेंशियल तो तुम्हें यहां से याद हो जाएंगे जब तुम ये टेबल याद कर लोगे। अब एक और चीज खास बात जो है आइसोल्यूसिन के अंदर, वो पता क्या है, वो पता क्या है, 1 2 3, ये होगी हमारे पास, इसका स्ट्रक्चर बनाकर देखो आइसोल्यूसिन का यहां पर, ठीक है, ये हो जाएगा CH3 CH2 और CH और CH3, फिर यहां पर आगे तो हमें पता ही है क्या है बेटा, आगे हमारे पास होता है CH, यहां पर होता है COH और यहां होता है NH2। अगर आप ध्यान से देखोगे ना बेटा, एक तो ये वाला कार्बन कायरल है और एक ये वाला कार्बन कायरल है, जितने भी अल्फा एमिनो एसिड हैं, जितने भी 20 के 20 हैं, उनमें से बहुत कम ऐसे कायरल ऐसे एमिनो एसिड है जिनके अंदर 2 कायरल सेंटर हैं, अदरवाइज सबके अंदर एक एक कायरल सेंटर है। हाँ जी, करना तो है, बिल्कुल निकलेगी बेटा। तो अगर कभी भी कोई क्वेश्चन ये आता है, अगर क्वेश्चन ये आता है, अमंग द फॉलोइंग which one has, among the following which one has, ठीक है भाई, which one has 2 कायरल सेंटर्स, तो उसका आंसर हमारे पास आइसोल्यूसिन होगा, उसका आंसर जो होगा आइसोल्यूसिन होगा, क्योंकि हमारे पास ये सिर्फ 1 2 ही ऐसे एमिनो एसिड है जिनके अंदर 2 कायरल सेंटर हैं, अदरवाइज सबके अंदर एक एक कायरल सेंटर है, और इसीलिए ये स्पेशल हो गया। अब स्पेशल हो गया तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नई स्ट्रक्चर यही होता है बेटा, तुम्हारे में कोई अलग थोड़ा हो जाएंगे, गधे कहीं के, एनसीईआरटी तो है ये, बेवकूफ। आइसोल्यूसिन इसका आंसर हो जाएगा कि इसके अंदर 2 कायरल सेंटर हैं, इस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग, इस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग, इस तरीके से आ जाएगा। अब भाई आर्जिनाइन और लाइसीन और भाई ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, लाइसीन के ऊपर तो मुझे पता नहीं, आर्जिनाइन में जो है ना, आर्जिनाइन
आर्जेनाइन में क्वेश्चन कैसा कैसा बनता है वो मैं आपको बताऊंगा जरूर। क्यों नहीं निकलेगा भाई? सेम है, बेवकूफ कहीं का। मतलब तुम्हारे घर में मीथेन का स्ट्रक्चर अलग है, पड़ोसी घर में मीथेन का स्ट्रक्चर अलग हो, ऐसा हो सकता है? बेवकूफ कहीं का। इधर देख बेटा, आर्जेनाइन के ऊपर क्या क्वेश्चन बनता है, ये तो ल्यूसीन के ऊपर स्ट्रक्चर बना। आर्जेनाइन आर्जेनाइन हमें पता है कि भाई CH COOH और NH2 और R, ये तो सेम ही होगा, है ना? ये तो सब कुछ सेम ही है। R के स्थान पर आपको ये रखना है। चलो रखते हैं बेटा। जब हम इसको रखेंगे NH डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, फिर NH और भाई CH2 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 और यहां पर क्या होगा बेटा, CH CH2 और COH। एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें नाइट्रोजन एटम बहुत सारे हैं। कभी कभी क्वेश्चन यह आ सकता है कि दिए गए 4 एमिनो एसिड में से वो कौन सा एमिनो एसिड है जिसमें सबसे ज्यादा एमिनो एसिड नाइट्रोजन है, ठीक है? तो भाई ध्यान रखना है, पहला क्वेश्चन इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर, अमंग द फॉलोइंग, अमंग द फॉलोइंग, ठीक है भाई, which has maximum number of नाइट्रोजन एटम। कायरल सेंटर इसमें भी एक ही है, कायरल सेंटर इसमें बस यही है। देखो कायरल सेंटर सिर्फ 2 इसी में होते हैं, आइसोल्यूसिन में। अब दो, एक क्वेश्चन ये बना, एक क्वेश्चन इसमें ये बनता है, अमंग द फॉलोइंग, ठीक है भाई, अमंग द फॉलोइंग which has amino imino amino imino group, amino imino group और 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एमिनो ग्रुप। यह क्वेश्चन बन सकता है, चाहे तो पूछे इमिनो ग्रुप भी है और एमिनो ग्रुप भी है, या पूछ सकता है 1 डिग्री 2 डिग्री। आपको पता है कि ये 1 डिग्री और यहां पर ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। तो बाकी में अगर आप देखोगे इसमें एमिनो ग्रुप क्या है, 1 डिग्री। इधर देखोगे इनमें भी क्या है, 1 डिग्री, ठीक है। और इनमें देखोगे सब में 1 डिग्री है। बहुत ही स्पेशल केस ये है कि जो हमारे पास आर्जेनाइन है, एक तो इसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। एक तो ये क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है कि भाई वो कौन सा एमिनो एसिड है जिसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि वो कौन सा एमिनो एसिड है जिसमें नाइट्रोजन एमिनो और इमिनो दोनों फॉर्म में पाया जाता है, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में भी और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में भी। आगे आपके पास तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, ऐसा कौन सा हमारे पास अल्फा एमिनो एसिड है जिसमें नाइट्रोजन 1 डिग्री और 2 डिग्री एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। 1 डिग्री यहां पर प्रेजेंट, 1 डिग्री यहां पर प्रेजेंट, ये 2 डिग्री प्रेजेंट। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप कह रहे हो सर समझ में आ गई, ठीक है, मतलब कहना तो चाहिए ही तुम्हें। अब इसको नोट कर लो फटाफट, अब इसको फटाफट नोट कर लो भाई। कमेंट में लिखो।
ये नोट कर लेते भाई, डन। हाँ इजी है तभी तो कह रहा हूं, ठीक है। मैं तो टेबल पे आने वाले क्वेश्चनों पे, जो भी इसके वो है एमिनो एसिड, उनके ऊपर आने वाले क्वेश्चनों के आंसर से बता रहा हूं। अब देखो बेटा आगे, यहां पर लिखा है लाइसीन। लाइसीन वाला वही बनेगा सिंपल, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, ठीक है। लेकिन जो ये ग्लूटामिक एसिड है ना और एस्पार्टिक एसिड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जितने भी अल्फा एमिनो एसिड है ना, उनमें ये दो ही ऐसे एमिनो एसिड हैं जिनका नेचर एसिडिक होता है। तो इनके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि विच वन आर एसिडिक इन नेचर, विच अल्फा एमिनो इज एसिडिक इन नेचर। तो इनके नाम से ही पता लग जाएगा कि इनके नाम के पीछे एसिड लिखा है, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। बेटा नया सिलेबस बिल्कुल ठीक है, ये बात हमें पता चली है, इसलिए आप परेशान ना हो, ठीक है। और ये जो हमारे पास लाइसीन होगा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन और बनता है, इसमें NH2 ग्रुप ज्यादा होते हैं कार्बोक्सिलिक से, तो ये बेसिक नेचर का भी होता है, ये बेसिक नेचर का भी होता है लाइसीन, है ना। लाइसीन से शुरू करते हैं भाई, लाइसीन से। देखो लाइसीन से शुरू करते हैं। लाइसीन की अगर हम बात करें, लाइसीन, ठीक है, एसेंशियल तो है ही है। इसका R क्या है, NH2, इसका क्या है NH2 और CH2 का होल 4 ऐसे ग्रुप है। अब इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं ध्यान से, तो भाई NH2 CH2 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 और CH2, फिर हमारे पास आएगा CH, यहां पर होगा COH और यहां पर है NH2। आपको पता है कि भाई इस स्ट्रक्चर में, ध्यान से देखो, इस स्ट्रक्चर में एमिनो ग्रुप ज्यादा है कार्बोक्सिलिक से, तो इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर का होना चाहिए। अगर एमिनो ग्रुप ज्यादा होते हैं तो बेसिक नेचर होता है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा होते हैं तो एसिडिक नेचर होता है। तो इस पे क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा, इस पे क्वेश्चन बनेगा among the following which is basic in nature, ये इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा बेटा, ठीक है। और ध्यान से अभी भी देखोगे ना बेटा, वो तो RS कॉन्फ़िगरेशन बेटा ऑप्टिकल एक्टिव वाला पार्ट आएगा, वो मैं करवाऊंगा, इसमें नहीं है वो, ठीक है। अब इधर देखो, यहां पर ध्यान से देखना, कायरल सेंटर इसके अंदर अभी भी एक है, यानी कायरल सेंटर बहुत स्पेसिफिक चीज है, उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, जो मैंने बनवा दिया पहले ही। अब बात करते हैं बेटा ग्लूटामिक एसिड की और एस्पार्टिक एसिड की, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड की और एस्पार्टिक एसिड में, दोनों में अंतर क्या है कि ग्लूटामिक में 2 CH2 है और एस्पार्टिक में 1 CH2 है, बाकी COH ग्रुप तो है ही, ठीक है। तो जरा देखो भाई, अब हम बात करेंगे ग्लूटामिक एसिड, इसके नाम से ही पीछे लग रहा है एसिड, तो इसका मतलब ये बात पता लग जाएगी कि इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा कि अमंग द फॉलोइंग विच इज एसिडिक इन नेचर, ये क्वेश्चन बनेगा। तो मैंने क्या कहा भाई, ग्लूटामिक एसिड में आपके पास देखो ध्यान से 2 CH2 होते हैं, किसके बीच में, R COH के बीच में, तो यहां पर हो जाएगा C या HOOC CH2 CH2, ये इसका क्या था, R था। और जब हम एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा R की जगह पर आ जाएगा COOH CH2 CH2 CH। कायरल सेंटर इसमें अभी भी एक है, कायरल सेंटर इसमें अभी भी एक है, लेकिन इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप एमिनो ग्रुप से ज्यादा है, इसका मतलब है कि ये एसिडिक नेचर का है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन भी क्या बन सकता है कि अमंग द फॉलोइंग विच इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन, among the following which is acidic in nature, तो उसका आंसर होगा ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। उसका क्या नाम होगा बेटा, ग्लूटामिक एसिड। सेम टू सेम यही क्वेश्चन किसके लिए बनेगा, एस्पार्टिक एसिड के लिए, एस्पार्टिक एसिड के लिए,
भी बनेगा। क्या बनेगा बेटा एस्पार्टिक एसिड के लिए? उसके लिए R होता है हमारे पास HOOC और CH2, मतलब एक COH के ग्रुप में के बाद एक ही CH2 है। और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता भी हूं तो आप देखोगे HOOC CH2 CH COOH और यहां पर NH2। आप ध्यान से देखो, इसमें भी आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा लग रहे हैं NH2 से। इसका मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनेगा? इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनेगा? इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा विच इज एसिडिक इन नेचर। नोट करो। देखो बच्चों, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि इसको याद करेंगे कैसे। ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जब हम पहली बार पढ़ाई करते हैं इस तरह के टॉपिक की, अगर मैं आपको ये कह दूं ना कि बेटा ठीक एनसीईआरटी से टेबल याद कर लेना, तुम तो छोड़ो क्या भाई साहब, तुम्हारे रिश्तेदार भी याद नहीं कर पाएंगे। और मैं तो कह के चला जाऊंगा आगे। ठीक है, मैं यहां पर लिख लिख के बता रहा हूं बात। पता है क्यों? क्योंकि लिख लिख कर मुझे खुद समझ में आता है कि मुझे क्या क्या क्वेश्चन इनके ऊपर बनाने हैं। आप भी अगर इन सारे को ना एक बार प्रैक्टिस कर लोगे 1 घंटा 5 दिन तक, तो आपको ऑटोमेटिक किसके ऊपर क्या क्वेश्चन आएगा ये बनते चले जाएंगे। इसीलिए ये ऐसा पार्ट है बायोमोलिक्यूल्स की बहुत सारे बच्चे को आता है, क्योंकि उन्होंने बायोलॉजी में पढ़ा होता है। बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है और बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि आसान है यार, बाद में होगा, ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, ऐसे रहते हैं। लेकिन इनको अच्छे से कर लेना। ठीक है, यही तरीका है इस टेबल को समझने का और इस टेबल पे आने वाले क्वेश्चनों को हल करने का। ठीक है, एसेंशियल कौन से हैं, नॉन एसेंशियल कौन से हैं, किसमें 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 2 कायरल सेंटर होते हैं, कौन सा ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है। यही तो 4-5 टाइप के क्वेश्चन बन गए। देखो बस वो ऑप्शन ही तो चेंज करेगा इधर इधर 4-5, और क्या रह गया भाई? वो ऑप्शन ही तो चेंज करेगा। क्वेश्चन का टाइप देखो कितना बढ़िया है। हमें ये पता लग गया कौन सा ऑप्टिकल इनएक्टिव है, परमानेंट याद हो गया, अंदर से आ रहा ग्लाइसिन ग्लाइसिन ग्लाइसिन। ओ भाई साहब, वो कौन सा है जिसके अंदर 2 कायरल सेंटर है, आइसोल्यूसिन आइसोल्यूसिन आइसोल्यूसिन, याद हो गया। वो कौन सा है जो एसिडिक है, अरे सर एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, मतलब नाम के पीछे भी एसिड लग रहा है तब भी पहचान लोगे ऑप्शन में से। वो कौन सा है, वो कौन सा है जो बेसिक है जिसमें NH2 ग्रुप ज्यादा होंगे, लाइसीन। हाँ, लाइसीन। आगे देखते हैं बेटा। आगे आपको अभी पता नहीं, आपकी शक्तियां आपके अंदर डाली जा रही हैं कि भाई क्वेश्चन ऐसे ऐसे आएंगे। अब भाई बात करते हैं ग्लूटामीन की। देखो एक लिखा हुआ है आपने ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, सेम ही। पता क्या अंतर है? पता क्या अंतर है ग्लूटामीन में और इसमें? बस इतना सा अंतर है कि ग्लूटामिक एसिड के एमाइड को ग्लूटामाइन कहते हैं, एस्पार्टिक एसिड के एमाइड को एस्पाराजीन कहेंगे, है ना। अब देखो यहां पर ग्लूटामिक एसिड हमारे पास क्या था, COH CH2 CH2। अगर ग्लूटामाइन बनाना है तो OH के स्थान पर NH2 ग्रुप ले आना, एमाइड बना देना। ठीक है, तो हम यहां पर क्या कहेंगे बेटा, अगला हमारे पास क्या होगा भाई, ग्लूटामीन। ग्लूटामीन जिसके लिए R बराबर होगा क्या, CO NH2 CH2। मतलब ये ग्लूटामिक एसिड का ही भाई है, बस उसका एमाइड बना दिया आपने। और स्ट्रक्चर क्या बनेगा भाई, NH2 CO CH2 CH2 CH COH और यहां पर, और इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है अमंग द फॉलोइंग, अमंग द फॉलोइंग which has, among the following which has 3 functional या मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप्स। आप देखोगे एसिड, एमाइन और एमाइड, 3 फंक्शनल ग्रुप हैं इसके अंदर। इनसे पहले वालों को ध्यान से देखो, इनसे पहले वालों में देखो 2 हैं, 1 और 1 2। इनमें देखो 2 टाइप के हैं, यानी ये खुद में अपना, यहां पर कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं।
इधर कितने हैं, 2 टाइप के हैं, इधर मतलब इधर कितने, 2 टाइप के हैं। तो अपने आप में 3 फंक्शनल ग्रुप रखना अपने आप में एक स्पेशल बात है। इसको तुम्हें लग रहा होगा हल्का, इसमें तुम्हें लग रहा होगा हल्का कि ये तो भाई कुछ भी नहीं है, ऐसे ही डाल दिया। क्वेश्चन खुद बन गया कि इसके अंदर 3 तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं। वो भी आएंगे, एरोमेटिक वाले भी आएंगे बेटा, टेंशन ना लो। अब देखो भाई आगे, ग्लूटामाइन के बाद है एस्पराजीन। एस्पराजीन मैंने बताया था आप लोगों को क्या था। एस्पराजीन में की खास बात यह थी कि ये एस्पार्टिक एसिड का एमाइड है और कुछ नहीं है, ठीक है। सेम क्वेश्चन उसके लिए भी पूछा जाएगा, एस्पराजीन के लिए। एस्पराजीन, ठीक है, एस्पार्टिक एसिड का COH होता था, यहां पर NH2 लग जाएगा, CO और CH2, ये ग्रुप बन गया, इसके लिए R। तो स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा इसका, वही NH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH COOH और यहां पर NH2। तो मेरे बच्चों इसके ऊपर भी सेम क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच हैज 3 फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, अमंग द फॉलोइंग विच हैज 3 फंक्शनल ग्रुप। अगर ये आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो लिखिए कमेंट बॉक्स में नोटेड, ताकि फिर मैं आगे बढ़ सकूं। फटाफट लिखिए भाई, एस्पराजीन, एस्पराजीन। हो गया भाई। करो फटाफट, 1 मिनट रुक जाओ फिर। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो भाई आगे, आगे देखो ये टेबल है, थ्रियोनिन और सिरीन और सिस्टीन, ठीक है। इनके ऊपर क्वेश्चन आपने आप बनाने हैं। एस्पार्जिन का मैंने बता दिया, थ्रियोनिन सिरीन और सिस्टीन में कभी कभी पूछा जाता है कि कौन से में सल्फर है। अगर आप ध्यान से देखोगे इन सभी में देखो सल्फर कहीं नहीं मिलेगा, सल्फर सिर्फ एक ही में है, वो है सिस्टीन में। तो इसके ऊपर एक अपने आप में क्वेश्चन बनता था, ये सिस्टीन की बात कर रहा हूं मैं, सिस्टीन वाले के ऊपर एक क्वेश्चन बनेगा, सीरीन वाले के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, और थ्रियोनिन में भी क्वेश्चन बनेगा। कैसे बनेगा जरा देखो बेटा, थ्रियोनिन समझाता हूं पहले। यहां पर THREONIN क्वेश्चन कौन सा बनेगा देख लेना आप। ये इसके लिए R होता है हमारे पास CH3 CHOH, ये हमारे पास होता है बेटा जी R, ठीक है। ये हमारे पास होता है सीरीन का था, थ्रियोनिन का था ये, हाँ। अगर मैं इसको आगे करेक्ट करता हूं CHOH में, क्योंकि मुझे पता है कि R CH COOH और NH2 अगर देखते हो आप तो इस पे 2 क्वेश्चन बनेंगे, CH3 OH H CH और यहां पर NH2 और COH। ये भी स्पेशल केस इसलिए है क्योंकि इसके अंदर भी 2 कायरल सेंटर है, एक कायरल सेंटर ये और एक कायरल सेंटर ये। और इस पे क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि इसके पास 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, और या फिर ये क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन सा
एमिनो एसिड है जिसके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप भी होता है। अभी तक किसी में हाइड्रोक्सी नहीं था, है ना। तो 3 क्वेश्चन बन गए इसके ऊपर। कौन कौन से? 2 कायरल सेंटर वाला, बहुत रेयर होता है। 2 कायरल सेंटर या तो इसमें थे या आइसोल्यूसिन में थे, ठीक है। 3 फंक्शनल ग्रुप तो आपको दिख ही जाएंगे भाई, OH भी है, NH2 भी है, COH भी है। सीरीन के ऊपर जो क्वेश्चन बनेगा वो सेम है, मतलब सीरीन के ऊपर कायरल सेंटर एक ही होगा, बस ये पूछा जा सकता है कि हाइड्रोक्सी ग्रुप है और कुछ नहीं, ठीक है। सीरीन, सीरीन के लिए R होता है हमारे पास OH CH2, तो इसमें जो अल्फा एमिनो एसिड होगा वो बनेगा हमारे पास OH CH2 CH NH2 और COH, ठीक है। तो इसमें एक ही कायरल सेंटर है, इसलिए ये कायरल सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना स्पेशल है नहीं। अगर स्पेशल है तो क्या है, या तो 3 फंक्शनल ग्रुप होंगे या हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब सिस्टीन इंपॉर्टेंट क्यों है, सिस्टीन को बना लेना, क्योंकि सिस्टीन के अंदर सल्फर प्रेजेंट है। ध्यान रखना है, सिस्टीन के ऊपर क्वेश्चन क्या आएगा, सल्फर प्रेजेंट है या थायोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। और मिथायोनिन के ऊपर भी सेम यही है, इसको हम सल्फर प्रेजेंट है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर बताऊंगा अभी, 1 मिनट रुको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे 2 एटम के बीच में ना, जैसे 2 एटम के बीच में A4 एप्पल एक ऑक्सीजन लिंकेज लगा होता है, इसको बोलते हैं ऑक्सी लिंकेज। क्या बोलते हैं? ऑक्सी लिंकेज। आपने पढ़ा होगा कभी उसमें रिडॉक्स वाले चैप्टर में 11वीं क्लास में। अगर ऑक्सीजन की जगह पर सल्फर लगा देना तो इसको बोलते हैं थायोक्सी लिंकेज। सल्फर के लिए नया शब्द यूज होता है थायो, इसीलिए जैसे एल्कोहल होता है थायोल होता है, परऑक्सी लिंकेज होता है पर थायोनिक लिंकेज होता है। तो ये होता है हमारे पास थायोनिक लिंकेज, जैसे ऑक्सी लिंकेज होता है थायोनिक लिंकेज। तो थायोनिक लिंकेज कहां पर पाया जाएगा बेटा? मिथायोनिन में। देखो थायोनिक लिंकेज कहां पाया जाएगा? मिथायोनिन में। सल्फर सिस्टीन और मिथायोनिन दोनों में, बाकी और में नहीं है। ध्यान रखना है भाई, पहले ही बता रहा हूं मैं, बाद में कभी सोचो मतलब क्या। अब सुनो मेरी बात फिर से, क्या क्वेश्चन बनेगा इस पर लिख लो, वहीं पर नोट कर लो क्योंकि बोर्ड छोटा है। वहीं पर ब्रैकेट में लिख लो क्या क्वेश्चन बन सकता है सिस्टीन पर, कि भाई सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड किसके पास सल्फर है, या तो ये पूछ सकता है, या थायोक्सी ग्रुप है, सॉरी हाँ थायोक्सी, और यहां पर होगा थायोनिक लिंकेज। ये क्या होगा बेटा जी? थायोनिक लिंकेज। जैसे हाइड्रोक्सी होता है वैसे थायोक्सी होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो मिथायोनिन क्या हो जाएगा? थायोनिक लिंकेज से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। कायलर सेंटर इसमें भी एक है, तो कायलर सेंटर में कोई स्पेशल नहीं है। 3 फंक्शनल ग्रुप तो चलो कॉमन है, वो रेयर आता है, 3 फंक्शनल ग्रुप वाला क्वेश्चन कम आता है, सल्फर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिनाइन एलिलीन और टायरोसिन में ना, इसमें एरोमेटिक बेंजीन रिंग होती है, एरोमेटिक बेंजीन रिंग इसमें भी होती है, बट इसमें फिनोल ग्रुप होता है, फिनोल ग्रुप। फिनोल ग्रुप स्ट्रक्चर बना के देखना, अभी बताऊंगा, देखो थोड़ी देर में। फिनाइन एलिलीन, फिनाइन एलिलीन। अच्छा दोबारा बताना है क्या? दोबारा देखो, सिस्टीन के ऊपर क्वेश्चन आएगा कौन सा एमिनो एसिड है जिसके पास सल्फर है, ठीक है। और वो क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है, मिथायोनाइन पे, इसमें भी सल्फर है। दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, लेकिन वो तो 4 में से एक कोई रखेगा एक टाइम पे। अब मिथायोनाइन एक चीज में और फायदेमंद है, इसमें 2 कार्बन के बीच में एक सल्फर है, तो इसमें थायोनिक लिंकेज है। क्या है बेटा? थायोनिक लिंकेज, थायोनिक लिंकेज।
नोट करिए भाई। देखो भाई, पकाना मत, अब मैं आपको फटाफट बता रहा हूं, बहुत लंबा लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखो सुनो सुनो, इसको बनाना, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा क्या, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग इसमें भी है पर ये फिनोल भी है, तो कभी कभी पूछ सकता है विच हैज फिनोलिक ग्रुप, तो आप बोल दो ना टाइरोसिन। ट्रिप्टोफार्म को इंपोर्टेंट ये याद कर लेना भाई, इसका स्ट्रक्चर बनाकर देखना, जिसमें 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग दोनों है। इसके ऊपर क्वेश्चन ये आएगा कि वो कौन सा एमिनो एसिड है जिसमें 5 मेंबर और 6 मेंबर दो रिंग है। ठीक है, तो आप ये वाला रख लेना, दोनों की दोनों एरोमेटिक हैं, दोनों की दोनों एरोमेटिक है भाई, यहां पर लोन पेयर होता है, हकल रूल फॉलो होगा। हिस्टिडीन, क्योंकि एक एसेंशियल एमिनो एसिड है तो पहचानने को आ सकता है। CH2 का मतलब है कि यहां पर ऐसे जुड़ा होगा ये, CH, C और CH, NH2 और COH ऐसे बना लेना, ये हिस्टिडीन है। इसमें 5 मेंबर की रिंग होती है एरोमेटिक, सिर्फ 5 मेंबर की, और भी हेट्रोसाइक्लिक। और प्रोलीन इंपोर्टेंट ये है, आप जितने भी अल्फा एमिनो एसिड पढ़ोगे ना, वहां पर अल्फा वाले कार्बन पे एमिनो ग्रुप 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, कितना भी पढ़ लो कहीं तक भी 1 डिग्री है, 1 डिग्री है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास ये प्रोलीन है, प्रोलीन अकेला यही ऐसा है जहां पर ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, ध्यान से देखो, इससे जुड़ा हुआ नाइट्रोजन 2 डिग्री है, इधर भी कार्बन से जुड़ा है, इधर भी कार्बन से जुड़ा है। तो कभी कभी पूछा जा सकता है कि भाई वो कौन सा अल्फा एमिनो एसिड है जिसपे एमिनो एसिड जो है, एमिनो ग्रुप जो है वो 2 डिग्री है, तो वो हमारे पास होगा प्रोलिन, अकेला प्रोलिन। ठीक है, ठीक है भाई। अब भाई नोट कर लो आराम आराम से, पहले तो इनके क्वेश्चन लिख लो कि कौन कौन से क्वेश्चन मैंने बोले हैं, वहीं पर ब्रैकेट में लिख लेना बेंजीन रिंग किस में है, फिनोल ग्रुप किस में है, अगर फिनोल ग्रुप है तो बेंजीन रिंग भी है, क्वेश्चन दोनों बन सकते हैं। दो रिंग वाला अमीनो एसिड मतलब विच हैज टू एरोमेटिक रिंग्स, और हिस्टिडीन हेट्रोसाइक्लिक 5 मेंबर रिंग, प्रोलीन अकेला ऐसा है जिसमें 2 डिग्री एमिनो ग्रुप है। अब मैं देखता हूं भाई इसके ऊपर जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करवाने की कोशिश करूंगा भाई मैं। आगे देखो भाई, देखो 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 देखो, अभी क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा।
हेलो हेलो हेलो। अब देखो भाई आगे, आगे आपके पास है ये टॉपिक, प्रोटीन कैन बी, अब क्लासिफिकेशन करना है प्रोटीन को, पहले प्रोटीन को समझना है। ठीक है, प्रोटीन को समझना है बेटा, प्रोटीन क्या है। ठीक है, प्रोटीन क्या है आप समझना। इससे आप लोगों को एक बात समझ में आएगी, जो हमारे पास एमिनो एसिड होते हैं ना, जैसे अल्फा एमिनो एसिड है, अल्फा एमिनो एसिड्स है, प्लस अल्फा एमिनो एसिड्स हैं, एमिनो एसिड्स हैं, प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, एन एमिनो एसिड है, और ये हमारे पास मिलकर क्या करते होंगे, इनमें से वाटर मॉलिक्यूल को माइनस कर देते हैं, क्योंकि कंडेंसेशन होता है। जैसे हमने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा था कि दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के जुड़ते थे, वाटर निकल जाता था। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा बेटा, जब हम एमिनो एसिड से अल्फा वाटर निकाल देंगे तो हमें एक पॉलीमर बनेगा जिसको कहते हैं प्रोटीन। ये एक नेचुरल पॉलीमर है। क्या बन गया ये, नेचुरल पॉलीमर। तो क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है। पहला कैसा बन सकता है कि अल्फा एमिनो एसिड को अगर कंडेंस करें तो क्या बनेगा, या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है पहला, दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है भाई, कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन अगर उसका हम हाइड्रोलाइसिस कर दें, उसके अंदर अगर हम पानी डाल दें, ठीक है, तो क्या होगा, तो हम कहेंगे हमें एमिनो एसिड प्राप्त होंगे, हमें एमिनो एसिड्स प्राप्त होंगे। ध्यान रखना है, एमिनो एसिड क्या होते हैं, प्रोटीन के मोनोमर होते हैं। और फिर यह बात आती है कि जो एमिनो एसिड होते हैं वो किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, उनके बीच में क्या लिंकेज होता है। तो यहां पर भी एक बात ध्यान रखनी है, जो प्रोटीन होते हैं ना बेटा, प्रोटीन, इन प्रोटीन वेरियस एमिनो एसिड्स आर कंबाइंड विद, आर कंबाइंड विद क्या भाई, पॉली पेप्टाइड लिंकेज, पॉलीपेप्टाइड लिंकेज इनसे जुड़े होते हैं भाई। कि जो मैंने पढ़ाया भी था लास्ट वाली क्लास में पेप्टाइड लिंकेज के बारे में। अब यहां तक नोट करने के बाद मैं 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा और वो क्वेश्चन फिर आपको बताने हैं। ठीक है, फटाफट नोट करो भाई। अगर ये नोट हो गया हो तो भाई लिख लेना नोटेड, फिर क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन। देखिए भाई, अब देखो भाई पहला क्वेश्चन क्या है, और ये आपका मॉड्यूल का क्वेश्चन है, कोई बहुत दूर का क्वेश्चन नहीं है, मॉड्यूल का क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है। तो ये कह रहा है भाई, पहला क्वेश्चन है ये, द बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ ऑल प्रोटीन्स इज, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। वन इज मोनो सैकराइड्स, लिपिड्स, एमिनो एसिड, प्राइमरी एमीन्स। फटाफट आंसर दीजिए बेटा क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए क्या होगा। पोल चालू है कि प्रोटीन के जो मोनोमर होते हैं या जिनसे वो मिलकर बना होता है वो क्या होते हैं। लो आपको पता है एमिनो एसिड होता है, और टाइम मैंने 30 सेकंड फालतू में दिए हैं, ये तो 10 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है भाई, वहां पर अब देखो आगे, आंसर होगा बेटा तीसरा। 88% बच्चों का आंसर सही है, सोनित, आदित्य, रविकांत, शिवाजी और रेहान, बहुत बढ़िया।
अब अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। आपको देखते ही समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। विच वन ऑफ एमिनो एसिड इज नॉन एसेंशियल इन नेचर। अगर आपको वो टेबल स्टार्टिंग वाला याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर दोगे। ऑप्शन नंबर 1 एलालाइन, ऑप्शन नंबर बी लाइसीन, और मैंने बोला था लाइसीन आइसोल्यूसिन पे, मगर एसेंशियल नॉन एसेंशियल का पूछा जा सकता है, ठीक है, और एसेंशियल में आते हैं दोनों, लाइसीन वेलाइन, और फोर्थ और डी होगा बेटा हमारे पास हिस्टिडीन। ये क्वेश्चन है बेटा, क्या होगा बताइए? पता लग गया? चलो भाई बहुत बेहतरीन बात है, अगर पता लग गया तो ए हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एसिडिक ध्यान रखना, एसिडिक एमिनो एसिड्स इज ऑप्शन नंबर 1 ग्लाइसीन, ऑप्शन नंबर बी वेलाइन, ऑप्शन नंबर सी ल्यूसीन, ऑप्शन नंबर डी ग्लूटामिक एसिड। एसिडिक एमिनो एसिड इज, पीछे भी नाम से पहचान लोगे, बेहतरीन। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात भाई, ग्लूटामिक एसिड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, अभी टेंशन ना लो। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ये प्रोटीन्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, प्रोटीन ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एल्डिहाइड, एमिनो एसिड, कीटोन्स या एमीन्स। बताइए भाई, आंसर क्या होगा भाई? बी आंसर होगा, बी आंसर होगा एमिनो एसिड, बी आंसर होगा एमिनो एसिड। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा क्या कह रहा है। ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एमिनो एसिड। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का टेबल बनवाया था, ठीक है, इसको अभी करना हो, अगर अभी याद आ जाए तो अभी कर लो, और बाद में याद आ जाए तो भाई बाद में कर लेना। मैं लिख के दे देता हूं, मिथायोनाइन, टाइरोसिन, प्रोलीन और ग्लाइसिन, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये बन गया भाई। नहीं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूं, लेकिन पहले थोड़े क्वेश्चन करवा के हिम्मत सी तो दे दूं तुम्हें
कि जो हम पढ़ रहे हैं वो आपको थोड़ा लग तो जाएगी टेबल से ही कितने सारे क्वेश्चन बन गए। देखने दो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है ये? प्रोटीन्स आर कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ ऑप्शन नंबर 1, बी, सी एंड डी। दो क्वेश्चन है इसमें। अल्फा एमिनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड्स, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स। अल्फा एमिनो एसिड आ गया होगा, तुरंत आ गया होगा, देखते ही क्वेश्चन बन गया। अब देखो भाई आगे 6 क्वेश्चन हो गए। 7वां क्वेश्चन देखो भाई, 7वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये कह रहा है भाई फोर ए न्यूट्रल एमिनो एसिड, 4A न्यूट्रल एमिनो एसिड X आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट दिया हुआ है 5.8। नाउ इट्स solubility at this point in water is। आपको याद होगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर जो ज्विटर आयन है ना तो वो किसी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है, अपनी स्थिति में रहता है, और दूसरा इसकी सॉल्युबिलिटी भी कम होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 बी, सी और डी मैक्सिमम, मिनिमम, 0, क्या आंसर होगा भाई? लीस्ट सॉल्युबिलिटी होगी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई। और देखता हूं भाई कुछ मिलेगा तो नया। हाँ भाई, एक क्वेश्चन और है, जो मैंने अभी तुम्हें पढ़ाया है उसी पर बेस्ड है, टेबल पर ही बेस्ड है। क्वेश्चन यहां पर देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 देखना क्या है, जरा देखो। नेचर ऑफ aqueous solution of two different
एमिनो एसिड्स X and Y are acidic and basic। ठीक है, पहला एसिडिक होगा फिर बेसिक। नाउ X and Y are ऑप्शन नंबर 1 एलालाइन एंड वेलाइन, स्पेशल याद करवाया था मैंने। बी होगा एस्पार्टिक एसिड एंड एस्पराजीन। ऑप्शन सी क्या होगा? ग्लूटामीन एंड ग्लूटामिक एसिड। एंड ऑप्शन नंबर डी एस्पार्टिक एसिड एंड लाइसीन। लाइसीन को मैंने अलग से लिखवाया था कि भाई ये बेसिक होता है, लाइसीन जो होता है वो बेसिक होता है, मैंने आपको लिखवाया था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? करेक्ट आंसर होगा पहला होना चाहिए क्या? एसिडिक, और फिर होना चाहिए बेसिक। तो एस्पार्टिक एसिड क्या हो गया? एसिडिक। लाइसीन क्या था? बेसिक। तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए था बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 8, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है इन एन एल्कलाइन मीडियम, मतलब बेसिक मीडियम है, ध्यान रखना है भाई, बेसिक मीडियम है। ग्लाइसिन predominantly exists as ऑप्शन नंबर 1 कटायन, ऑप्शन नंबर बी अनायन, ऑप्शन नंबर सी ज्विटर आयन। ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर डी क्या बोला था बेटा? कोवलेंट फॉर्म। बेसिक मीडियम में याद आ गया होगा, अनायनिक फॉर्म रहती है। ठीक है, बेसिक मीडियम में अनायनिक फॉर्म रहती है भाई, वाह, ये हुई बात। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 भी आपने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, 10th क्वेश्चन देखो कितना बेहतरीन है। ये कह रहा है द ओनली एमिनो एसिड, वो सिर्फ अकेला ही है, द ओनली एमिनो एसिड विच इज नॉन कायरल, मतलब वो ऑप्टिकल इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है। नॉन कायरल का मतलब होता है जिसके अंदर कायरल सेंटर ही नहीं है। इज, मैं 4 ऑप्शन देने से पहले ही आपका आंसर दे जानता हूं कि क्या आने वाला है, क्योंकि हमने टेबल को उस हिसाब से ही समझा है। तो नया टॉपिक पढ़ा दो, पुराना हो नहीं रहा, नया टॉपिक बता रहा है, बेवकूफ कहीं का। इधर देख ले, मैं ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं कि जब ये पेपर में आएंगे ना, फिर मैं कहूंगा ना, ओ देखा कि नहीं, सारा वही आया जो मैंने करवाया। ग्लाइसिन हल्के में ले रहा दिखे है, हल्के में ले रहा, इधर देख, देखते ही आंसर आएगा, देखते ही। ग्लाइसिन, तुझे क्या लग रहा क्वेश्चन नंबर 10? अब क्वेश्चन नंबर 11 भी है इसमें एक के बाद एक 11वां क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत खतरनाक क्वेश्चन होता जे।
एन एग्जाम्पल ऑफ सल्फर, मैंने बोला था पहले ही, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड इज। आप ही कह रहे थे भाई सर रटने वाला सब्जेक्ट है, मैंने कहा बस थोड़ा सा ध्यान दे लो, थोड़ा सा। लाइसीन कतई नहीं आंसर, सीरीन, सिस्टीन और टाइरोसिन। बता दो आज आंसर, क्या आंसर होगा बेटा? सिस्टीन, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। भाई ये हुई बात, ये हुई बात तुम्हारी। आदमी हो तो ऐसे हो, मतलब 6 महीने बाद हो जाए कोई बात नहीं, ठीक है भाई। आगे लिखेंगे भाई। आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following amino acid, which of the following amino acids does not correspond to general formula, general formula given below? R CH NH2COH, इसको नहीं मानता। और ऑप्शन नंबर 1 सिस्टीन, ऑप्शन नंबर बी प्रोलीन, ऑप्शन नंबर सी आर्जिनाइन एंड ऑप्शन नंबर डी सारे एसिड ऐसे हैं अल्फा एमिनो एसिड जिनमें 1 डिग्री एमिनो ग्रुप है, और एक अंकल ऐसे हैं जिनमें 2 डिग्री एमिनो ग्रुप है। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए प्रोलीन, करेक्ट आंसर होना चाहिए भाइयों प्रोलीन। डन। तो भाइयों यो पढ़ लियो यो जी, हाँ यो पढ़ना भी तो पड़ेगा, एनसीईआरटी की यो लाइन भी तो पढ़नी पड़ेगी। इसको समझाना मेरा काम है, पढ़ना तुम्हारा काम है। अंजले अंजले अंजले, इन बच्चों के चक्कर में मत आओ अंजले। अंजले तुमको यहां आंसर देना है। ये देखो अंजले, इन्होंने पूछा है प्रोटीन 2 टाइप में क्लासिफाई किया जाता है, एक को कहते हैं हम लोग फाइबरस और दूसरा को हम कहते हैं ग्लोबुलर, ठीक है ग्लोबुलर। तो बेटा फाइबरस क्या होता है? फाइबर का मतलब होता है रस्सी के जैसे, रस्सी के जैसे। और क्या होता होगा इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें क्या होता होगा, आपके पास जैसे मैंने आपको बताया था ना आर सी एच है, ठीक है, यहां पर NH होगा, या आर सी एच है, ठीक है, इधर लिखोगे आप NH CO, फिर हमारे पास CH R NH, ठीक है, CO
CHR एंड सो ऑन, ऐसे एक लाइन सी है, ठीक है। और आपको ये बात पता होगा मेरे देवी और देवताओं, लुल और लुल के बच्चों, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन कनेक्ट है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन कनेक्ट है, राइट और रॉन्ग? जैसे कि तुम समझदार लग रहे हो मुझे। ये होता है एक लाइन, फाइबर, फाइबर की तरह, प्राइमरी स्ट्रक्चर टाइप। तो यहां पर लिखा है व्हेन ए पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल, ठीक है। इसके साइड मैंने दूसरी एक और लाइन बनाई, ऐसे ऐसे, आर सी एच, सी एच के बाद NH, सी डबल बॉन्ड O, फिर CH, R, फिर मैंने यहां लिखा NH, सी डबल बॉन्ड O, और यहां पर CH, R, NH, सी डबल बॉन्ड एंड सो ऑन। ये अलग लाइन है और ये अलग लाइन है किसी भी प्रोटीन चेन की। लेकिन हमें पता है कि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या कर सकता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो यहां पर पार्शियल नेगेटिव, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर लोन पेयर भी है। तो यहां पर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक प्रोटीन जो होता है बिल्कुल लाइन की तरह होता है, जो लीनियर प्रोटीन होते हैं वो बिल्कुल लाइन की तरह होते हैं, धागे की तरह। अगर बहुत सारे धागों को जोड़ लिया जाए और फिर उनसे एक रस्सी बना दी जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फाइबर, जैसे बेड, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फाइबरस प्रोटीन। और फाइबरस प्रोटीन में क्या होता है, जो हमारे पास पैरेलल प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ बंधी रहती है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, इधर देखो कि when the polypeptide chain run parallel and are held together by hydrogen, यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन का, ठीक है, हाइड्रोजन। और कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई पॉलीपेप्टाइड चेन में सल्फर आ जाए, ठीक है, या भाई आपके पास वो सिस्टीन वगैरह वो आ जाए, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे यहां पर हमने लिखा कि हमारे पास CH है, यहां पर SH होगा, और यहां पर कोई दूसरा ग्रुप होगा, जैसे CO, कुछ भी ग्रुप आ जाए, तो दो ग्रुप के बीच में कभी कभी सल्फर के लिंकेज भी मिलेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही चलेंगे, सल्फर के थायोनिक लिंकेज भी मिलेंगे। तो हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड ऐसे होगा, ऐसे, ठीक है भाई। क्योंकि हमारे पास हो सकता है कि भाई इसके पास SH ग्रुप हो, SH ग्रुप हो, इसके पास भी कुछ SH ग्रुप टाइप कुछ हो, ऐसा मटीरियल हो, तो यहां से वो दोनों हाइड्रोजन निकल जाएं या फिर दो सल्फर एक साथ जुड़ जाएं, तो यहां पर डाइसल्फाइड कह लो या पर थायोनिक लिंकेज कह लो, ऐसे जुड़े हो सकते हैं। तो हमने कहा कि भाई हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड देन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, सच प्रोटीन आर जनरली इनसोल्यूबल इन वाटर और सम कॉमन एग्जांपल आर केराटिन। प्लीज इनके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, कि ये जो प्रोटीन होते हैं ये पानी में इनसोल्यूबल होते हैं, और इनका एग्जाम्पल केराटिन मतलब बालों से है। आप लोग देखना, बाल कह लो, वूल वूल कह लो या सिल्क कह लो, अगर हम नहाते हैं तो क्या कभी ऐसा होता है, क्या कभी ऐसा होता है कि बाल हमारे जो है सोल्यूबल हो गए, आज नहाते नहाते बाल चले गए, ऐसा होता है क्या? भाई देखो, एक जगह तो होता है, वो हमें बस पकड़नी पड़ेगी राजीव चौक से, और वहां से हमें जाना पड़ेगा कश्मीरी गेट, और कश्मीरी गेट के बाद वही रास्ता अपना फिर गाजियाबाद, हरिद्वार, ठीक है, ऋषिकेश, फिर बद्रीनाथ, माना गांव, तिब्बत, फिर वहां पहुंच जाओ आप, ठीक है। वहां तो ऐसा हो सकता है, पर वैसे मैं बता रहा हूं जनरली बाल जो है या जो आपकी ऊन होती है वो, या कह लो सिल्क कह लो भाई, वो घुलते नहीं है पानी में, ठीक है। तो इसीलिए बेटा जी ये जो फाइबरस प्रोटीन है, फाइबरस प्रोटीन को ये समझना, जो बाल है ना, बाल एक रस्सी की तरह है, मसल की तरह नहीं है, रस्सी की तरह है, और पानी घुलता भी नहीं है। तो आज से ही ये बात याद रख लो कि तुम्हारे जो बाल हैं वो फाइबरस प्रोटीन का एग्जाम्पल है, वो पानी में घुलते भी नहीं है, ठीक है। नोट करिए बेटा इसको फटाफट।
नोट करिए भाई, समझदार बच्चों नोट करिए। हाँ, आगे लिखते हैं भाई हम दूसरा प्रोटीन। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भाई पानी में घुलने वाले प्रोटीन का नाम क्या है, तो कैरेटीन होता है, मायोसिन होता है, प्रेजेंट इन मसल, मसल के रख दूंगा है ना तो भाई मायोसिन होता है, इनको एग्जांपल को याद कर लो, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आते हैं। और दूसरा देखो भाई, दूसरा देखिए भाई, दूसरा है ग्लोबुलर प्रोटीन। इसको नोट करिए आपने, नोट करो इसको, ये डेफिनेशन लिख लो भाई जो लिखवा रहा हूं मैं यहां पर। दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट व्हेन द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कोइल अराउंड टू गिव अ स्पेरिकल शेप। These are usually soluble in water. Insulin and albumin are the common example of the globular protein. आप लोग इनको ऐसे समझ सकते हो पानी में घुलने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पानी में घुलते हैं कि नहीं घुलते हैं। देखो अंडा होता है, अंडे में पानी मिलाओ तो घुल जाता है, सीधी बात है ना, बस समझ गए, अंडे से याद रख लेना। तो भाई एक का नाम होगा इंसुलिन, एक का नाम होगा बेटा इंसुलिन, एक का नाम होगा एल्बुमिन। एल्बुमिन जो होता है ये अंडे वाले प्रोटीन की बात कर रहा है बेटा, ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, रो एग की बात कर रहा है, अंदर वाले जो रो एग होता है उसके अंदर होता है एल्बुमिन। ठीक है, इनको हम ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि प्रोटीन चेन पैरेलल नहीं होती, कोइल बना लेती है, कोइल। ठीक है, कोइल बना लेती है बेटा। फटाफट नोट करिए देवी और देवताओं, फटाफट। डन, हुई गवा डन। आगे बढ़ते हैं भैया, इसके ऊपर क्वेश्चन देखता हूं पूछ के, देखता हूं तुम समझदार हो कि नहीं हो। ठीक है भाई, इसके ऊपर क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 है आज का, क्वेश्चन नंबर 12 तुमने पढ़ा भी होगा, थोड़ा बहुत पढ़ लेना। ये कह रहा है भाई साहब, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लोबुलर प्रोटीन। ये क्वेश्चन आपको करना है बेटा, ग्लोबुलर प्रोटीन। और इसमें ऑप्शन नंबर देखो भाई, ए क्या दिया है, दीज आर soluble in water। ऑप्शन नंबर बी, these are folded to give three-dimensional spheroidal shape। स्पेरोइडल शेप। ऑप्शन नंबर सी देखो बेटा क्या होगा, दे हैव अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर
एंड ऑप्शन नंबर डी होगा बेटा एल्बुमिन इन एग is an example ग्लोबुलर प्रोटीन। करेक्ट आंसर बताइए भाई, आंसर बताइए फटाफट फटाफट फटाफट। ठीक है, मैं पहले ही कह रहा था बेटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा बेटा, क्योंकि स्पेरेडाइल स्पेरिकल शेप तो ये देते ही हैं पॉलीपेप्टाइड चेन की, वाटर में सोल्यूबल भी है देखो, और एग्जाम्पल में ही क्वेश्चन बन गया। ठीक है, बहुत प्रिसाइज था ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बेटा? ये कह रहा है केराटीन, केराटीन पढ़ा ना हमने आज, केराटीन ए स्ट्रक्चरल प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन is present in ऑप्शन नंबर 1 हेयर, ऑप्शन नंबर बी ऊन, ऑप्शन नंबर सी सिल्क, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। करिए भाई फटाफट। गधो सारे ही आंसर हैं, तीनों ही तो आंसर हैं। केराटीन वाले तो तीनों ही हैं, पानी में थोड़ा ही घुलते हैं। ऐसा होता है कि तुमने कभी अपनी जर्सी मम्मी को बोला है मम्मी आज जर्सी धो देना प्लीज, और वो वॉशिंग मशीन में डालती हो और उड़ा देती हो कि भाई आज तो तुम्हारी चली गई नाली में जर्सी। ये कह रहा है ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर 1 ब्लड, ऑप्शन नंबर बी एग, ऑप्शन नंबर सी मिल्क एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। बताइए भाई फटाफट, आप जैसे बायोलॉजी के बच्चे हो, मेधावी बच्चे हो, फटाफट बताओ यहां पर। डी ही होगा बेटा, इसका आंसर डी ही होगा। एग का तो चलो एक एग्जांपल है, बाकी जो दूसरा था ना एग से अलग भी तो है। मिल्क में, ब्लड में, एग में पानी में सोल्यूबल होना चाहिए, पानी में सोल्यूबल है ये। डी होगा बेटा इसका, डी। देखता हूं मैं पीवाईक्यू चेक करता हूं भाई। हाँ भाई, हल्के में ले रहे थे क्या? क्या लगता तुमको ये क्वेश्चन नीट में आया था 2016 में? रोइयो मत फिर, पीवाईक्यू नहीं करवाए। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 आज का। इन ए प्रोटीन मोलेक्यूल वेरियस एमिनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय ऑप्शन नंबर 1 डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड का मतलब होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अल्फा ग्लाइको
लिंकेज, ऑप्शन नंबर सी बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ऑप्शन नंबर डी पेप्टाइड बॉन्ड। बताइए बीडू, फटाफट करेक्ट आंसर क्या होता जी? हाँ जल्दी से मेरे को बताने का। अरे ये तो बड़ा आसान होता जी। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, कब आया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आया है नीट 2020 में। नीट 2020 में क्वेश्चन नंबर 16 होता जी आज का। क्या कहता ये? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक एमिनो एसिड होता। मेरे क्वेश्चन लिखने से पहले तुम्हें आंसर पता होता जी। ए बी सी डी, ए बी सी डी। क्या यार तुम इतना सिंपल क्वेश्चन पूछता सर, ये तो 2 मिनट में हो जाता। मैंने कहा ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। हाँ आगे देखिए भाई, आगे देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 और नीट 2018 में आया। नीट 2018 में आया। क्या कहता जरा देखो इधर। विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following compound can form a Jupiter ion? Option number A aniline, option number B एसिटिनलाइड, ग्लाइसिन, बेंजोइक एसिड। ठीक है, सी आएगा बेटा, सी। एमिनो एसिड तो इसमें एक ही है ना, अल्फा एमिनो एसिड सी, ये कर देगा। नीट 2017, नीट 2017 क्वेश्चन देखो भाई, ये 18 में आया है, मतलब 18वां क्वेश्चन है। विच इज द फॉलोइंग एमिनो एसिड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्शन नंबर 1 ग्लाइसिन, ऑप्शन नंबर बी प्रोलीन, ऑप्शन नंबर सी सीरीन, ऑप्शन नंबर डी। मैंने कहा था मेरे कहे हुए स्टेटमेंट पे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। करेक्ट आंसर आ गया भाई, बहुत बेहतरीन।
करेक्ट आंसर आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखो बेटा क्या है। ये आया है हमारा नीट 2019 में, नीट 2019 में देखो क्या दिया है। द नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड among the following is, ऑप्शन नंबर 1 वेलाइन, ऑप्शन नंबर बी ल्यूसीन, ल्यूसीन तो एसेंशियल में आता है, ऑप्शन नंबर सी एलालाइन एंड ऑप्शन नंबर डी लाइसीन। बताइए भाई क्या होगा। एलालाइन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मैंने पहले ही डब्बा बनवा दिया था आपका एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का बेटा। भाई खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम बेहतरीन, एकदम बेहतरीन। अब मेरी बात सुनना, यहां तक मैंने प्रोटीन आपको पढ़ाया। अब प्रोटीन का जो आगे का पार्ट है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी स्ट्रक्चर है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है, वो मैं अगली क्लास में करवा दूंगा। लेकिन आपको भी एक काम करना है, वो पता क्या करना है, ये बेटा देखो ये कुछ कर नहीं सकता मैं इसमें, मतलब ये क्या है ना, कुछ अलग से कोई लॉजिक नहीं है। यहां पर ध्यान रखना, मैंने विटामिन की डेफिनेशन और विटामिन का ना क्लासिफिकेशन बताया हुआ है जो इंपॉर्टेंट है पॉइंट, मतलब नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। विटामिन हमारी बॉडी में वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी में को बीमारियों से बचाते हैं या जिन मॉलिक्यूल की कमी के कारण कुछ बीमारियां हो जाती हैं, ये उनकी डेफिनेशन है। अब इसमें दो प्रकार के विटामिन होते हैं, एक होते हैं पानी में सोल्यूबल और एक होते हैं फैट में सोल्यूबल। तो हमें ना ये याद होना चाहिए कि पानी में सोल्यूबल कौन सा है, फैट में सोल्यूबल कौन सा है, और या फिर वो कौन सा है जो पानी में और वाटर में दोनों में, नहीं पानी और वाटर तो ही हो गए, पानी में और फैट में दोनों ही सोल्यूबल नहीं होता है, ठीक है। इधर देखना ध्यान से, फैट सोल्यूबल विटामिन्स, विटामिन विच आर सोल्यूबल इन फैट एंड ऑयल्स बट इनसोल्यूबल इन वाटर। फैट सोल्यूबल का मतलब ये होगा आर कैप्ट इन दीज आर विटामिन ए, डी एंड के। ये रटने हैं, याद करने की कौन कौन से विटामिन हैं। जब मैं डॉक्टर तो हुई नहीं, सीधी बात है भाई, है ना। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन, अरे क्या हो गया ये, एक्सेप्ट, आप ही थे क्या, ये कौन है, देखो बेटा, तो ये याद करना है, वाटर सोल्यूबल का मतलब है जो पानी में घुल जाते होंगे, बी ग्रुप विटामिन, ठीक है भाई, एंड विटामिन सी आर सोल्यूबल इन वाटर। बी ग्रुप का मतलब उसमें B2 भी है, B6 भी है, B12 भी है, सब आ गए बी में। विटामिन सी आर सोल्यूबल इन वाटर, they are grouped together. Water soluble vitamins must be supplied regularly in diet because they are readily excrete in urine and cannot be stored except विटामिन 12। विटामिन 12 को बॉडी वो कर लेती है, स्टोर कर लेती है, और शायद मुझे लगता है जो मेटल आयन इनको स्टोर करता है वो कोबाल्ट होता है, मतलब मैंने अगर कभी जमाने में पढ़ी होगी थोड़ी बहुत बायोलॉजी तो, इन आवर बॉडी। अब भाई ये हमें देखो दो हेडिंग है, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वैसे तो अगर इसमें भी कोई लॉजिक तो देखो है नहीं, ये तो आपको भाई याद ही करने हैं कि पानी में सोल्यूबल कौन से हैं और पानी में इनसोल्यूबल कौन से हैं। फिर वो पता है क्या कहेगा, वो ये कहेगा विटामिन ए कहां पाया जाता है। सच बता रहा हूं, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। ये सारा याद करने वाला टेबल है जो एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि विटामिन ए कहां कहां पर पाया जाता है। फिश लिवर ऑयल, कैरेट में पाया जाता है, बटर में पाया जाता है और दूध में पाया जाता है। दूध तो आपको हर जगह मिलेगा, दूध और अंडा हर जगह मिलेगा। विटामिन B1 जिसका नाम थायामीन है, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन है, इनके नाम याद रख लेना, कॉमन नेम। विटामिन सी का कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसका स्ट्रक्चर भी बना लेना भाई। ये
क्या कहां कहां पाए जाते हैं और इनकी वजह से कौन कौन सी बीमारी होती है। बीमारियों का नाम तुम्हें अच्छे से याद होगा, तुम बायोलॉजी वाले डॉक्टर हो, ठीक है। हमें कोई अंग्रेजी का शब्द फेंक के मार दिया किसी ने बायोलॉजी वाले ने तो हमारा सर दर्द हो जाता है, देखो सीधी बात है, ठीक है। देखो यहां लिखा हुआ है चिल्लुलोसिस, ठीक है। और बाकी तो ठीक ही लिख रहे हैं, इतनी भी इंग्लिश खराब नहीं है हमारी। तो कहने का मतलब यही है भाई, ये बीमारियों के नाम है, ये इनके कहाँ पाए जाते हैं, ये इनके नाम है, याद कर लेना। बाकी तो तुम समझदार हो ही हो। और विटामिन ई और विटामिन के, बस ये करना है आपको। तो विटामिन में आपका इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है। विटामिन में इससे ज्यादा कुछ है नहीं। अब देखो प्रोटीन में क्या बचा है। प्रोटीन में प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, वो पढ़ाऊंगा। और एक होता है टिंक्चर ऑफ, कुछ होता है आयोडीन वाला, वो बताएंगे बाद में। फिर मैं आपको न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताऊंगा, पिरिमिडीन और प्यूरिन बेसों के बारे में बताऊंगा, और डीएनए में कौन कौन से पाए जाते हैं, आरएनए में कौन से पाए जाते हैं, और किस प्रकार के वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। वो सारी चीजें अगले लेक्चर में कवर अप हो जाएंगी, सारी चीजें, पूरा बायोमोलिक्यूल खत्म हो जाएगा। अब मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में ये बताओ आज का लेक्चर आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। क्योंकि देखो यार मैं बायोलॉजी का टीचर तो देखो हूं नहीं, है ना। बाकी थोड़ा बहुत तो कल चल जाएगा। एंजाइम बढ़ा देंगे, एंजाइम और हार्मोन, हार्मोन भी पढ़ लेना एक दो। कोर्टिसोन सेक्स हार्मोन होता है एक, ठीक है। वो क्वेश्चन में देखा अभी पीवाईक्यू में, लेकिन हमें पता नहीं है बेटा। चलिए एक क्लास और लेंगे, फिर आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगी। और जो बचे हुए पार्ट होंगे लाइक ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड नाइट्रो वाला पार्ट, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। और उसके बाद भी मैं आपको क्वेश्चन शीट देता रहूंगा, बीच बीच में आके पढ़ाता रहूंगा। तो भाई ऐसे ही पढ़ाई करते रहे, मजे लेते रहे। बहुत मजेदार क्लास हुई वैसे मुझे आज लगता है, तुमने ढेर सारे पीवाईक्यू करे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।